नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जनवरी 2023 और आपका स्वागत है एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे द हिंदू में प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी से संबंधित, इसमें देखो जल्लीकट्टू का एंगल है। इसके बाद 2 और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का वेल्थ टैक्स से संबंधित। अगर देखो हमें हमारे देश में गरीबी को कम करना है, अगर वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वेल्थ टैक्स लाना होगा, ऐसा राइटर रेकमेंड करते हैं। और सबसे लास्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोट आप देख लीजिए। एथिक्स और ऐसे में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लॉन्ग एज यू आर रेडी टू डाई फॉर ह्यूमैनिटी द लाइफ ऑफ योर कंट्री इज इमोर्टल। मजीनी का यह कोट है। सोच के देखिए, मतलब आप वीडियो को ना 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए। क्या आता है आपके मन में इस कोट के बारे में, क्या आइडियाज आते हैं, सोच के देखिए। देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं। लक्ष्य मूवी आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की। उसमें ना ऋतिक रोशन और ओम पुरी के बीच में ना एक कन्वर्सेशन है कि जंग क्यों होती है। तो ओम पुरी थोड़ी सीनियरिटी में छोटे होते हैं, मतलब जूनियर होते हैं ऋतिक रोशन से। वो बोलते हैं क्या बताऊं साहब, बनाने वाले ने तो एक दुनिया बनाई थी, लेकिन इंसान दुनिया के अलग अलग टुकड़ों के लिए लड़ने लगा। मतलब कि देखो धरती पर आर्टिफिशियल बॉर्डर बन गए और उसके बाद ये मेरा घर ये तेरा घर वैसे वाली भावना आ गई। अब चाइना जैसे देश आज भी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। एलएसी पर बार बार इंडिया के बॉर्डर में आने की कोशिश करते हैं। तो देखो बात यह है, हमें ना तेरा मेरा की भावना छोड़ के पूरा जो इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यूज है ना, पूरा वर्ल्ड एक है। मतलब एक देश के ह्यूमन बीइंग को कोई चोट पहुंचती है तो दूसरे देश के ह्यूमन बीइंग को भी दर्द हो। अगर सभी इसी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें तो फिर देखो आपका देश अमर हो जाएगा, क्योंकि इसका फायदा आपको देश को भी होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो हमने पहले भी डिस्कस किए। देखो टेररिज्म की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो एक देश हैंडल नहीं कर सकता। जब हम ना इन समस्याओं को तब हैंडल कर सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि पूरा वर्ल्ड एक है। अगर वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में अगर ह्यूमन बींग्स को दर्द होता है ना, तो क्या जीतता है? मानवता। मानवता की जीत होती है। अगर इसे हम इग्नोर करते हैं ना तो वर्ल्ड का भविष्य ठीक नहीं है। क्योंकि देखो फेमस कोट है, आपको भी पता है, अगर कहीं पर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप चुप हैं, इसका मतलब अब अगला नंबर आपका है। तो वही चीज है। आज मान लीजिए अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में अगर गरीबी बहुत ज्यादा है तो डेवलप कंट्रीज भी देखो कहीं ना कहीं उससे आगे जाके अछूते नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं। वेस्ट एशिया में कुछ होता है, माइग्रेशन कहां पे होता है? यूरोप में। अफगानिस्तान में कुछ होता है तो लोग भाग के कहां शरण लेते हैं? ईरान में, दूसरे देशों में। तो मतलब पूरा वर्ल्ड आप कितना भी अलग करके रख लीजिए, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लीजिए, फिर भी किसी वर्ल्ड के किसी हिस्से में कुछ होता है, उसकी चोट दूसरे हिस्से तक आएगी ही। इसलिए आप मानवता के लिए काम कीजिए, ना कि सिर्फ अपने देश के ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन देखो कोविड-19 के दौरान हमने क्या देखा? वैक्सीन का देखो, डेवलप कंट्रीज ने सिर्फ अपनी अपनी वैक्सीन, अपने अपने लोगों को वैक्सीन देने के बारे में सोचा। हालांकि देखो इंडिया ने प्रायोरिटी दी पहले अपने लोगों को, लेकिन इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री वाला प्रोग्राम था ना, उससे न जाने कितने देश के लोगों को फायदा हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। उसके बाद एथिक्स का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है एसपी सदानंद। ये देखो छत्तीसगढ़ में एक घटनाक्रम में गए जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब चर्च पर अटैक हुआ था। देखो प्रोटेस्ट के दौरान ना इनके सर पर चोट आ गई। और एक चीज आपको बताता हूं, वैसे एसपी हैं, अब आपको पता है कई ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते, मेरे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? देखो ऐसी भी भावना इनके अंदर आ सकती थी जब प्रोटेस्ट चल रहा था। इनके सर पे चोट लगी, खून बह रहा था, लेकिन इन्होंने ना अपना आपा नहीं खोया। जो वैल्यूज एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए ना, कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट आप हो। बेशक आपको गुस्सा आया कि मुझे चोट लगी, खून आ रहा है बहुत ज्यादा, फिर भी इन्होंने ना बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो इशू बहुत बड़ा हो जाएगा, लोग और भड़क जाएंगे और लोगों की जान जाएगी, खून खराबा ज्यादा होगा। ऐसी ही सिचुएशन से तैयार रहने के लिए सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बहुत कम सिविल सर्वेंट्स
इस ट्रेनिंग को सही ढंग से अडॉप्ट कर पाते हैं और ऐसी जब सिचुएशन आती है अपने इमोशंस पर काबू कर पाते हैं। लेकिन सदानंद जो ये एसपी थे, इन्होंने अपने इमोशंस पर काबू पाया और सिचुएशन को बिल्कुल ठीक ढंग से हैंडल किया। तो मतलब क्रेडिट इनको मिलना चाहिए, ऐसी सिचुएशन को इन्होंने ठीक से संभाला और ऐसे सिविल सर्वेंट्स की हमारे देश को आवश्यकता है। तो ये तो देखो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, एक एथिक्स का कोट और एक एथिक्स का एग्जाम्पल। अब मैं बात करता हूं चेंज की। देखो कल बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े चेंज के बारे में। देखो कुछ लोगों का यह कहना था कि प्रीवियस जो फॉर्मेट है वो ठीक था और कुछ लोगों का यह कहना है ये जो फॉर्मेट है वो ठीक है। सबसे पहले तो आप सबने अपनी ओपिनियन दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब आप सबकी ओपिनियन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। देखो जब मैंने ये फॉर्मेट के बारे में सोचा था ना, तो बहुत से लोगों के साथ डिस्कस भी किया था और मतलब ये था कि हाँ कम्युनिटी में बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिनको नया फॉर्मेट पसंद नहीं आएगा। मतलब ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखो आपकी जगह मैं भी होता तो ये थोड़ा नेचर होता है कि हम चेंज जो है वो हमें थोड़ा सा समय लगता है एडॉप्ट करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, जब देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स आए थे ना 1990-91 में, एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी उस समय कि देश तो तबाह हो जाएगा, सरकार तो बिल्कुल सरकारी प्रॉपर्टी बेच रही है, सरकार लाइसेंस खत्म कर रही है, बिल्कुल कैओस हो जाएगा। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए, इसकी वजह से देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना ना। हालांकि ग्रोथ आई वो जॉबलेस थी, इसके मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स के काफी नुकसान भी हुए लेकिन फायदे ज्यादा हुए। अब एक्सपर्ट्स में इस बात को लेकर सहमति है कि एलपीजी रिफॉर्म से देश को बहुत फायदे हुए। इवन देखो जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे ना, तब भी एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी, कंप्यूटर सारी जॉब्स खत्म कर देगा, कंप्यूटर तो हमारे देश में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, बहुत विरोध हुआ था। मतलब आपके घर में कोई बड़ा हो तो उनसे एक बार पूछ के देखिएगा। देखो मैं ये एग्जाम्पल देके ये कतई नहीं साबित करना चाहता कि चेंज हमेशा अच्छा होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता। आप डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल देखिए, डिमोनेटाइजेशन की वजह से खामखा लाइनों में लगे, बहुत कुछ कहा गया था और वैसा परिणाम डिमोनेटाइजेशन का नहीं आया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज हमेशा अच्छा होता है, लेकिन देखो एक चीज आपको माननी होगी, चेंज अच्छा है या फिर नहीं है उसको जानने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। मतलब अब हमने नए फॉर्मेट में डिस्कस करना स्टार्ट किया है, हम कुछ महीने, कम से कम 2-3 महीने तो दे के देखते हैं ना। अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, जैसा आप बोलोगे, आपकी ओपिनियन तो देखो सबसे ऊपर है। मतलब मैं पर्सनली बायस्ड हूं इस फॉर्मेट के लिए, मतलब मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं बायस्ड इसलिए हूं क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है कंफर्ट जोन्स को चैलेंज करना। वो फॉर्मेट बहुत आसान हो गया था, इस फॉर्मेट में बहुत मेहनत लगती है, आप बोलते हो और सुबह सुबह आपको नहाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो मतलब मुझे तो ये फॉर्मेट अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती, आपकी एज ए कम्युनिटी की ओपिनियन मैटर करती है। जैसे देखो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में क्या होता है, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कंटेंट लिस्ट में कोई मामला हो तो ये मामला कंटेंट लिस्ट में आता है। यूं मान लीजिए आप भी कानून बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं, लेकिन मैं स्टेट असेंबली हूं, आप पार्लियामेंट हो। मतलब मेरे लिए ये फॉर्मेट अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे तो मेरा कानून नलीफाई हो जाएगा, आपका प्रिवेल कर जाएगा, जैसा पार्लियामेंट का बनाया कानून स्टेट असेंबली के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। चलो बहुत डिस्कशन हो गई, आप थोड़ा समय दीजिए, इस फॉर्मेट को हम 2-3 महीने डिस्कस करके देखते हैं, बाद में वोटिंग हो जाएगी, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटीज। और देखो इस आर्टिकल में ना जल्लीकट्टू पर फोकस है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बेसिक्स और बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। वैसे तो आपने जल्लीकट्टू वर्ड के बारे में सुना होगा, जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता देता हूं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में खेले जाने वाला एक स्पोर्ट है जिसे 2000 सालों से लगातार खेला जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में ना इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। पहले मैं आपको बताता हूं इस गेम में होता क्या है, फिर बताता हूं क्वेश्चंस क्यों उठे। जैसे देखो इसमें ना बुल होता है, बुल को कंटेस्टेंट्स काफी सारे, जैसे 10, 15, 20 लोग इसे खेल रहे हैं और वो ना बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल कैसे करने की कोशिश करते हैं, बुल का जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ना, इसे कहा जाता है हम्प, इसे हम्प कहा जाता है।
और ना बुल के इस हिस्से को ऐसे एकदम से ना पकड़ने की कोशिश की जाती है, और जैसे एकदम से हम्प हाथ में आ गया तो बुल कंट्रोल हो जाता है, फिर वो अपनी मूवमेंट्स बंद कर देता है। और जो कंटेस्टेंट ऐसा कर लेता है ना, वो कंटेस्टेंट इस पूरे मुकाबले को जीत लेता है। इस गेम को कहा जाता है गेम ऑफ बुल अगेंस्ट बुल। एक तो ये बुल हो गया, आप बोलोगे दूसरा बुल कौन है? दूसरा बुल है इंसान। तो मतलब इंसान को भी बुल कहा गया है क्योंकि वो बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ऐसे पकड़ के। और अगर देखो जितने भी कंटेस्टेंट गेम खेल रहे हैं ना, 15, 20, 25, अगर वो बुल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो मतलब वो हार गए। फिर कौन जीतता है? फिर जीतता है बुल का ओनर, मतलब जिसने बुल को इस प्रकार से तैयार किया है कि उसे कोई भी कंटेस्टेंट कंट्रोल नहीं कर सका, उसे टेम नहीं कर सका। तो ये है गेम, मतलब ये हमने बात की बेसिक्स की। अब देखो इसको लेके क्वेश्चंस इसलिए उठते हैं कि बहुत से लोगों का, जो पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनका यह मानना है कि इस गेम में ना बुल पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, उसको पेन होता है, उसको बहुत ज्यादा सफरिंग्स होती हैं, इसलिए इस गेम पर बैन लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस गेम पे बैन लगा भी दिया था, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, चूंकि देखो ये जो गेम है ना कल्चर से जुड़ा है, लगातार 2000 सालों से खेला जाता रहा है, कल्चर से जुड़ा गेम है, तो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया कि भैया आप हमारे कल्चर पर वार मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद तमिलनाडु में भारी, मतलब बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, लोग सड़कों पर आ गए। तो फिर तमिलनाडु की सरकार ना 2017 में एक लेजिस्लेशन लेके आई थी, जिसमें उन्होंने एक एक्ट है प्रिवेंटिंग क्रुएल्टीज टू एनिमल, मतलब प्रिवेंटिंग क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960, उसमें फेरबदल किया था और जल्लीकट्टू को एग्जम्पशन दे दिया था कि ये जो एक्ट है इस पर लागू नहीं होगा। तो अब ना तमिलनाडु ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था 2007 में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई किया था 1960 के एक्ट में फेरबदल करके, अमेंडमेंट करके, तमिलनाडु की जो असेंबली है ना, स्टेट असेंबली, उसी के इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है कि तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो कुछ किया, प्रिवेंटिंग क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960 में जो अमेंडमेंट किया, वो सही है या फिर गलत है। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि तमिलनाडु की सरकार ने इस एक्ट में जो फेरबदल किया वो सही है, तो जल्लीकट्टू खेला जाते रहेगा आगे भी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि तमिलनाडु की सरकार ने जो किया, मतलब स्टेट असेंबली में जो अमेंडमेंट पास की गई वो गलत है, तो फिर से जल्लीकट्टू पे संकट के जो बादल हैं वो आ जाएंगे। ये पूरा बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया। अब आप स्लाइड्स पर देख लीजिए ताकि आसानी से आपके दिमाग में भी प्रिंट हो जाए, और मैं आगे नहीं आऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप स्लाइड आसानी से देख लीजिए। ये है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कैसे खेला जाता है बताया गया है, ये बैकग्राउंड बताया गया है जो मैंने आपको बताया। 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस में 2 जजेस की बेंच ने जजमेंट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया था इस एक्ट में, क्योंकि कहा गया था कि ये जो गेम है, गेम काफी ज्यादा पीड़ा होती है एनिमल्स को, बुल को इस गेम में। उसके बाद देखो, उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया जाता है। कंसेप्ट ये है कि देखो, जब अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हियरिंग चल रही थी ना, सुनवाई चल रही थी, तो राइटर कहते हैं बहुत सारी ना कमियां सामने आई कि हमारे संविधान में ना एनिमल्स के ऊपर ज्यादा कुछ बोला नहीं गया है, मतलब एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आपको याद आएगा, अरे सर बात की जाती है डीपीएसपी में भी, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एनिमल की वेलफेयर की बात की जाती है, एनिमल की प्रोटेक्शन की बात की जाती है। बिल्कुल सही, राइटर इस बात को मान रहे हैं कि देखो डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है। लेकिन आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी इन्फोर्सेबल हैं? नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो फिर इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो फिर एनिमल्स को बचाने के लिए संविधान में कोई और प्रोविजन किया गया है? आंसर है नो। जैसे देखो ह्यूमन बींग्स को, मतलब हम सबको, जनता को, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्या वो फंडामेंटल राइट्स एनिमल्स के लिए हैं? नहीं, एनिमल्स के लिए नहीं है, क्योंकि देखो जब हम पर्सन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो पर्सन्स में एनिमल्स नहीं आते। ये
ऐसी ऐसी अनेकों कमियां सामने आई हमारे संविधान में जब इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, ऐसा राइटर बोलते हैं। ये देखिए, यहां पे देखिए पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं वो एनिमल्स को नहीं दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स एनिमल्स को हैं? नहीं है, क्योंकि देखो ये पर्सन्स को हैं और पर्सन्स में एनिमल्स नहीं आते हैं। उसके बाद डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज में जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के वेलफेयर की बात कही गई है, एनिमल्स की प्रोटेक्शन की बात कही गई है, लेकिन ये इनफोर्सेबल नहीं है, तो इनसे ज्यादा फायदा नहीं होता, ये अनइनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस हैं। उसके बाद देखो बात आती है कि ये पीसीए एक्ट इनेक्ट किया गया था 1960 में, तो मतलब किस सोच के साथ ये एक्ट लाया गया था 1960 में? देखो उस समय भी सोच ऐसी नहीं थी कि हां भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑब्लिगेशन की है सरकार के ऊपर कि इस प्रकार का एक्ट बनाना है। नहीं, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर नहीं थी कि संविधान ने हमें बोला है कि आप इस प्रकार का एक्ट बनाइए। उस समय सोच थी कि मोरल ऑब्लिगेशंस के साथ ये एक्ट बनाया गया था कि हां बेचारे एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ कर देते हैं। तो बस इस मोरल सोच के साथ ये एक्ट बनाया गया था। अगर देखो संविधान ने कुछ कहा होता ना कि सरकार को कि आपको ये एक्ट बनाना है, तो एक्ट ज्यादा अच्छा बनता। 1960 का जो एक्ट है ना ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि ये इसी सोच के साथ बनाया गया था कि बेचारे हैं, इनकी वेलफेयर के लिए एक्ट बना देते हैं, तो बना दिया। लेकिन अगर फिर से बोलता हूं, संविधान ने डायरेक्टली बोला होता ना सरकार को कि आप इस पे कानून बनाइए, तो ज्यादा अच्छा कानून सरकार बनाती। अब कमियां क्या है इस 1960 के एक्ट में? कमियां ये है कि जैसे एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर बैन नहीं लगाया गया है। तो एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इस पर जो ये एक्ट है ना 1960 का, प्रिवेंटिंग क्रूएलिटीज टू एनिमल एक्ट 1960, कुछ नहीं बोलता, इसको एग्जेम्पशन दे दी गई है कि आप एनिमल्स का इस्तेमाल कर लीजिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की कमियां हैं 1960 के इस एक्ट में। अब देखो आप आगे का इश्यू देखिए, तमिलनाडु के लिए चूंकि ये कल्चर का मामला है, 2017 में जल्दी से तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने कानून बनाया, मतलब ये जो एक्ट है इसमें एग्जेम्पशन दे दिया गया जल्लीकट्टू पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, 2014 के फैसले को नलीफाई कर दिया गया और जल्दी से प्रेसिडेंट की एसेंट भी ले ली गई। अब देखो तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने जो कुछ किया ना, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर के द्वारा। बोला गया पिटिशनर के द्वारा कि तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो किया गलत था, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई नहीं करना चाहिए था, यानी पीसीए एक्ट 1960 में अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, कौन से आर्गुमेंट पिटिशनर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में? मतलब तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो किया कैसे गलत है, मतलब क्यों गलत है? उन दो आर्गुमेंट्स पे अब हमें डिस्कशन करनी है कि पिटिशनर ने क्या बोला है कि क्यों गलत है तमिलनाडु स्टेट असेंबली का वो अमेंडमेंट। देखो दो चीजें आती हैं यहां पे, एक तो क्या तमिलनाडु की स्टेट असेंबली पीसीए एक्ट 1960 में फेरबदल कर सकती है, हां या ना? अगर नहीं कर सकती तो कर दिया है तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने, फिर तो वो गलत हो जाता है। अब दूसरी चीज ये आती है, तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो किया, मतलब जल्लीकट्टू को एग्जम्पशन दी, क्या ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है? आपके मन में आएगा सर नहीं करता, साफ तौर पे। मतलब तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने जल्लीकट्टू को एग्जम्पशन दिया है, उसमें हमारे सिटीजन, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहां से आ गए? बताता हूं कैसे। पहले तो बात करते हैं पहले आर्गुमेंट की। पहला आर्गुमेंट क्या है? क्या तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ऐसा कर सकती है? क्या तमिलनाडु की स्टेट असेंबली पीसीए एक्ट में फेरबदल कर सकती है? इसका आंसर है यस, क्योंकि देखो एनिमल के ऊपर क्रूएलिटीज का जो मामला है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 17 है। अब आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले आते हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट असेंबली भी। तो तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने एनिमल क्रूएलिटीज के ऊपर कानून में फेरबदल किया, तो मतलब कॉम्पिटेंस तो है, तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ऐसा कर सकती थी, उन्होंने किया। लेकिन राइटर एक आर्गुमेंट देते हैं कि ये जो किया गया ना तमिलनाडु की स्टेट असेंबली के द्वारा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को वायलेट करता है। देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है ना, वो ये बोलता है जो चीज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते
वो चीज आप इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं, अगर कोई लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल स्टेट असेंबली, किसी इशू पर डायरेक्ट कानून नहीं बना सकती, तो मतलब वो इनडायरेक्ट कानून भी नहीं बनाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि उसने धोखे से कानून बना लिया उस सब्जेक्ट पर, डायरेक्टली तो साफ तौर पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि आप इस पर कानून नहीं बनाओगे, बट धोखे से इनडायरेक्टली किसी पीछे के रास्ते पर उस पर कानून बना दिया गया। यह होता है कलरेबल लेजिस्लेशन। तो राइटर कहते हैं कि तमिलनाडु की स्टेट असेंबली के द्वारा जल्लीकट्टू को एग्जम्पशन देना सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यह एक प्रकार से कलरेबल लेजिस्लेशन है। इनडायरेक्टली तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जल्लीकट्टू को एग्जम्पशन दे दिया है। समझ गए? अब देखिए, अब दूसरे आर्गुमेंट की बात करते हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? क्या यह सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है? जी हां, करता है। कैसे करता है आप बताइए? आर्टिकल 21 क्या है? आप बोलोगे सर आसान है ये तो। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। बिल्कुल सही, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। लेकिन देखो, पिछले कुछ सालों में ना लाइफ की जो डेफिनेशन है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई है। अब ना राइट टू लाइफ में लाइफ का मतलब यह भी है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कि मतलब आपका यह अधिकार है कि कोई दूसरा पर्सन इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। समझ गए? लेकिन एनिमल्स को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एनिमल्स भी आते हैं इन्वायरमेंट में, एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में आते हैं, तो मतलब आपका जो राइट टू लाइफ है ना वो भी प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफ में यह चीज भी आती है कि आपके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको हक है कि आप क्वालिटी वाले इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ व्यतीत करोगे। लेकिन कोई एनिमल्स को मार रहा है, मतलब आपका कोई राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है, क्योंकि राइट लाइफ में यह भी तो चीज आती है ना कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ गए पूरा कंसेप्ट? कंसेप्ट ये है, सिटीजन्स को जो राइट टू लाइफ अभी है ना, जो फंडामेंटल राइट है, उस लाइफ में राइट टू इन्वायरमेंट भी आता है और इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी आते हैं। तो मतलब अगर एनिमल्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपका राइट टू इन्वायरमेंट वायलेट हो रहा है, आपका राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। यह पूरा कंसेप्ट है। अब लास्ट में ना, अब मतलब इन दोनों आर्गुमेंट्स के बेस पे राइटर तो जाहिर तौर पे यही बोलना चाहते हैं कि पिटिशनर के आर्गुमेंट सही हैं। लास्ट में वो ये बोलते हैं, कंक्लूड ये करते हैं कि आप उस डिबेट को छोड़िए कि संविधान में एनिमल्स को फंडामेंटल राइट है या नहीं है। मान के चलिए कि संविधान में एनिमल्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन पिटिशनर का जो दूसरा आर्गुमेंट है ना, यह बिल्कुल सही है कि राइट टू लाइफ में एनिमल्स की प्रोटेक्शन भी शामिल है। सिटीजन्स को उस इन्वायरमेंट में जीने का अधिकार है जहां पे एनिमल्स सरवाइव कर रहे हैं। एनिमल्स भी आपको पता है फूड चेन का हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो पूरी फूड चेन खराब होती है, वाइल्ड लाइफ नष्ट होती है, और सिटीजन्स का जो राइट टू लाइफ है वो भी डाइल्यूट होता है। तो इस पर खेला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट को इस एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया, पूरा कंसेप्ट जाना। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है ना वो वेल्थ टैक्स से संबंधित है, और ये आर्टिकल भी देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में या फिर गरीब देश में सरकार के ऊपर ना हर तरफ से प्रेशर आता है। मतलब गरीब लोगों के लिए कुछ करना है, किसानों के लिए कुछ करना है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए कुछ करना है, मिडिल क्लास के लिए कुछ करना है, और इंफ्रा भी डेवलप करना है। लेकिन सरकार ये कहती है कि भैया हमारे पास सच में पैसा नहीं है। तो राइटर ये कहते हैं कि बात सच है कि डेवलपिंग कंट्री में, गरीब देशों में सरकार के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए ना राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि आप वेल्थ टैक्स लगा दो। वेल्थ टैक्स से आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और क्यों सरकार को वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, राइटर बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी देते हैं। जैसे देखो, अभी हमारे देश में ना हो क्या रहा है, जो अमीर लोग हैं ना उनके तो बल्ले बल्ले हैं, मतलब उनके पास तो पैसा और ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं ना वो बेचारे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो राइटर कहते हैं क्यों ना आप अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ। वो टैक्स किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा, और सरकार उस पैसे से किसके लिए काम करेगी? गरीब लोगों के लिए काम करेगी। अब देखो, यहां पे एक और पॉइंट जो आर्टिकल में रेज किया जाता है, राइटर ये कहते हैं, देखो अक्सर ये बोला जाता है कि कोई अमीर है तो अपनी मेहनत की वजह से अमीर है, उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, उसके पास मेरिट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता यार। क्योंकि देखो, मान लो हमारे देश में जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
अब उनके बच्चे हैं, उनको पैसा मिलेगा अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अच्छा काम किया था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, क्योंकि मतलब किसी का नाम लेके नेगेटिविटी स्प्रेड करना कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आपको पता है, जिसको पैसा मिला है विरासत में, जिसको प्रॉपर्टी मिली है पूरी की पूरी विरासत में, कोई जरूरी नहीं उसके पास मेरिट हो, कोई जरूरी नहीं उसके पास अच्छी एजुकेशन हो। देश में और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास मेरिट है, जिनके पास एजुकेशन है, लेकिन वो उतने अमीर नहीं हैं। तो ये पॉइंट यहां पे राइटर रेज करते हैं कि इनहेरिटेंस में यानी विरासत में बहुत से लोगों को दुनिया भर का पैसा मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब देखो, आप हमेशा बोलते हो कि सर डेटा दीजिए जो आंसर में इस्तेमाल किया जा सके। डेटा मैं कभी नहीं छोड़ता, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, क्योंकि इसी से वैल्यू एडिशन होता है, आंसर सब्सटेंशिएट होता है। लेकिन बेकार का डेटा भी देखो, आपको यह पता होना चाहिए कौन सा डेटा आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो और कौन सा डेटा आपको छोड़ना है। अननेसेसरी डेटा कभी इकट्ठा मत कीजिए, अनावश्यक डेटा। तो ये यूज होने वाला फैक्ट है। क्या है, मान लीजिए आप लिस्ट बनाओ, जैसे सबसे ऊपर अमीर आदमी है अदानी, उसके बाद अंबानी, ऐसी टॉप 10% अमीर लोगों की लिस्ट बनाओ। तो इन टॉप 10% अमीर लोगों के पास में जानते हो कितनी वेल्थ है? 65%। और नीचे के सबसे गरीब जो 10% लोग हैं ना, उनके पास जानते हो कितनी वेल्थ है? सिर्फ 6%। तो आप देख लीजिए अमीर और गरीब के बीच में कितनी खाई है हमारे देश में। और कोविड-19 के दौरान क्या हुआ? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम इंपोर्टेंट थिंक टैंक है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 के दौरान जो ये वेल्थिएस्ट पर्सन्स है ना, इनकी वेल्थ डबल हो गई। कैसे डबल हो गई? क्योंकि देखो, आपको याद होगा जैसे ही कोविड-19 आया था ना, एक बार तो प्रॉपर्टी के दाम गिरे, एक बार तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी के दाम ऑलमोस्ट डबल हो गए, स्टॉक मार्केट भी ऑलमोस्ट डबल पे आ गई। पहले 30,000 पे आ गई थी, 26,000 पे, फिर 60,000 पे आ गई। तो मतलब उनकी वेल्थ डबल हो गई। लेकिन कोविड का गरीब लोगों पर कितना बुरा असर हुआ आपको भी पता है, बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तो मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट बनता है कि वेल्थ टैक्स अभी लगाना चाहिए। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में भी राइटर के द्वारा ये बात बोली जाती है। बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, साउथ अमेरिका के देशों में वन टाइम सोलिडेरिटी वेल्थ टैक्स लगाया गया। मतलब कोविड आया, जिसकी वजह से बहुत से गरीब हो गए लोग, तो जिनके पास वेल्थ है ना, जो अमीर लोग हैं, उनके ऊपर वन टाइम वेल्थ टैक्स लगाया गया कि आप जैसे 10% 20% अपनी वेल्थ का दे दीजिए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हालात खराब हुए थे, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वन टाइम आप वेल्थ टैक्स दे दीजिए। तो इंडिया को भी इस प्रकार के सॉल्यूशंस पे अभी काम करना चाहिए। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे। एक ना कंसेप्ट है, जैसे कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि आप सब कुछ ना मार्केट पे छोड़ दो, क्या प्रोड्यूस करना है, कितने रेट पे बेचना है, सब कुछ आप मार्केट पे छोड़ दो। देखो, अगर मतलब कुछ लोगों ने ये कहा कि सर आप स्लाइड के आगे आ जाते हो। देखो, 1-2 दिन में ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब अब मैं बीच बीच में कॉन्शियस हो जाता हूं, लेकिन 1-2 दिन में ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी और आदत पड़ जाएगी इस फॉर्मेट की भी। तो कंसेप्ट ये है, कैपिटलिज्म वाले ये बोलते हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। अगर कोई पर्सन अमीर हो भी रहा है तो उसका फायदा बाद में गरीब लोगों को भी हो जाएगा। हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो उसका एक वो ट्रिकल डाउन अप्रोच वाली बात आपने सुनी है ना, कि अमीर लोगों के पास जब पैसा आता है ना, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अमीर लोगों के पास पैसा आया, वो कोई फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिन लोगों को रोजगार मिलेगा वो मार्केट में जाएंगे कुछ चीजें खरीदने के लिए, इससे डिमांड उत्पन्न होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, इकोनॉमी एक्सपेंड होगी। मतलब अमीर लोगों के पास पैसा आता है तो वो ट्रिकल डाउन होगा, वो गरीब लोगों के पास भी आएगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपको ना अमीर लोगों को ऊपर छोड़ देना चाहिए कि पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। बट देखो, राइटर कहते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो, कोविड-19 में वेल्थिएस्ट जो लोग हैं उनकी वेल्थ डबल हो गई। क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया? उनको पैसा मिला, क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया? क्या रोजगार के अवसर पैदा हुए? नहीं हुए। देखो, डेटा देखिए, सरकार ने क्या किया था, 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया था। पहले 30% था, उसके बाद सरकार ने कम करके इसको कर दिया 22%। अब कायदे से तो देखो ऐसा होना चाहिए था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को ज्यादा सेविंग हुई, अब वो ज्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ती जा रही है। मई जुलाई का डेटा है, मई से लेकर जुलाई के बीच का, वो यूथ जो 15 से लेकर 24 के एज ग्रुप में आते हैं,
इनमें से देखो 28.3% यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। और इसके बाद में 20 से 24 की एज ग्रुप में जो यूथ आते हैं ना, इनमें से 43.3% जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। सच में मतलब बहुत ज्यादा समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। डेटा देखिए, तो मतलब ये है कि वेल्थिएस्ट लोगों के पास में पैसा आ रहा है ना, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्टिवली उस पैसे को। अगर वो अच्छे से इन्वेस्ट करते तो रोजगार के अवसर पैदा होते, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रही हैं। तो अब सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को अब अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, हमेशा हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, लेकिन ये भी बात करते हैं ये दो धारी तलवार है। हमारे देश में यूथ लोगों की संख्या ज्यादा है, बट अगर आपने उनको अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो वाह वाह है। अगर नहीं कर सके फिर तो देखो क्राइम इंक्रीज होगा। वही यूथ अपने उनके यूथ के पास एनर्जी होती है, वो कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर पॉजिटिव कामों में नहीं कर सकते तो वो नेगेटिव कामों में करेंगे। समझ रहे हो? तो फिर ये खतरा है, इसलिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार दो तीन चीजें करे। वेल्थ टैक्स तो लगाए, उससे पहले राइटर कहते हैं सरकार जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ना, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर सर्विस में हो, छोटे छोटे सेक्टर्स के प्लेयर्स, मतलब सेक्टर्स तो यही हैं, इन सेक्टर्स के छोटे प्लेयर्स को सरकार उनकी कैपेबिलिटी बूस्ट करे। जैसे एमएसएमईज हैं, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इनकी कैपेबिलिटी पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं। एमएसएमईज बहुत से लोगों को रोजगार देती हैं। इसके अलावा देखो यूथ है ना, उनकी कैपेबिलिटी को बूस्ट किया जाए। कैसे बूस्ट कर सकते हैं? एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, हेल्थ में इन्वेस्ट करके। आप बोलोगे सर इसके लिए चाहिए पैसा, तभी तो वेल्थ टैक्स लगाना है ना। ये देखिए, वेल्थ टैक्स होता क्या है? देखो, वेल्थ टैक्स ना कई सारी फॉर्म में हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स। जो वेल्थ टैक्स होता है ना, डायरेक्टली वेल्थ पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? जैसे देखो जीएसटी है, वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट है, आप कोई सामान खरीदते हो उस पे लगता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का आपको एग्जांपल देता हूं। आपने ना, आपके पास एक प्लॉट है, आज उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। 4 साल बाद आप उस प्लॉट को बेच रहे हो 4 करोड़ में। 2 करोड़ का आपको फायदा हो रहा है, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या है? आप किसी को गिफ्ट देते हो, जैसे आपने अपने दोस्त को ना 2 लाख की घड़ी दे दी, तो आपके दोस्त को 2 लाख रुपए का टैक्स, वो जो मिली है ना घड़ी, उसका टैक्स देना पड़ेगा। ये है गिफ्ट टैक्स। उसके बाद में है इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब विरासत में जो आपको पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए अंबानी या अदानी अपने बच्चों को विरासत में कुछ पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो होता है इनहेरिटेंस टैक्स। हमारे देश में देखो ये टैक्स ना ठीक से नहीं लगते, राइटर ये कहते हैं। जैसे देखो गिफ्ट टैक्स है, लगता तो है 50,000 रुपए के ऊपर जो भी गिफ्ट दिया जाता है उस पर टैक्स लगता है कायदे से, लेकिन ना एग्जम्पशंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे देखो पति पत्नी को अगर कोई गिफ्ट देता है, दोनों आपस में गिफ्ट देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। मतलब ब्लड रिलेशन में जो दिया जाता है ना गिफ्ट, उस पर टैक्स नहीं लगता है। इतने ज्यादा एग्जम्पशंस हैं, इसलिए गिफ्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होता नहीं है। ये टैक्स नहीं लगता है। कैपिटल गेन टैक्स में भी काफी एग्जम्पशंस हैं। तो मतलब सरकार ना अभी अच्छे ढंग से वेल्थ टैक्स लगा नहीं रही है। सरकार ना बाकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकती है। जैसे देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एग्जांपल लीजिए। जब कोविड-19 आया ना, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, जैसे अर्जेंटीना में, पेरू में, जैसे वन टाइम सोलिडेरिटी टैक्स लगाया गया, वेल्थ टैक्स लगाया गया। मतलब अमीर लोगों को बोला गया कि देखो भैया बहुत गरीबी आ गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप वन टाइम के लिए अपनी वेल्थ पर टैक्स एक्सेप्ट कीजिए, जैसे 10%, 20%। तो एक टाइम के लिए अमीर लोगों को अपनी 10% या जितना भी टैक्स लगाया 20% वेल्थ छोड़नी पड़ी। तो इंडिया भी ऐसा कुछ सोच सकता था। इसके अलावा देखो प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स भी सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है कि आप हर साल, जैसे आपकी वेल्थ में गेन हो रहा है ना, हर साल आप अपनी वेल्थ गेन में कुछ ना कुछ टैक्स दीजिए। तो ऐसी ऐसी कुछ इनोवेटिव चीजें ना सरकार को अब लानी होंगी। लेकिन देखो इसकी ना डार्क साइड मैं बताऊं, अगर सरकार ना ज्यादा टैक्स लगा देती है ना, तो इसका खामियाजा क्या होता है वो आर्टिकल में नहीं बताया हुआ, मैं आपको बता देता हूं। फिर ना उद्योगपति देश को छोड़ के जाने लगते हैं।
मतलब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, बहुत सारे जो स्टार्टअप वाले हैं, उद्योगपति हैं, क्या कर रहे हैं, दुबई में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, वहां पे कम टैक्स उनको देना पड़ता है, तो कंपनी उनकी दुबई में रजिस्टर्ड है, काम यहां पे कर रहे हैं, फिर लोग ऐसे लूप होल ढूंढ के काम करने लगते हैं। तो इस वजह से ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना, वैसे तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली और भी बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है एकदम से टैक्स लगाने से पहले। समझ गए? तो अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद देखो लास्ट जो आर्टिकल है ना, वो सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। ये तो देखो सिंपल आर्टिकल है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सर्कुलर इकोनॉमी है क्या? एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको बताता हूं। देखो कई बार ना आप हिंदी मूवीज में देखते हो, ऐसे कई बार लड़के लड़कियां नहीं दिखाते, मतलब वर्ड होता है अमीर बाप की औलाद, ऐसा इस्तेमाल होता है वर्ड कि वो ऐसी डायलॉग्स इस्तेमाल करते हैं कि एक बार मैं कपड़े पहन लूं वो फिर से मैं नहीं पहनता या पहनती, ऐसे डायलॉग्स आते हैं ना। तो ये क्या है? ये लीनियर इकोनॉमी है। एक बार आपने कोई चीज इस्तेमाल की, उसके बाद फेंक दी। समझ गए? मतलब मैन्युफैक्चरर ने चीज को प्रोड्यूस किया, उसको यूज किया गया, चलो एक बार छोड़िए, कई बार यूज कर लिया गया, उसके बाद उसे फेंक दिया गया। लेकिन अब आइए हमारी जैसी मिडिल क्लास की फैमिलीज में क्या होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, सिर्फ एग्जाम्पल है, टेक्निकल टर्म्स में मत जाइएगा, समझने के लिए है ताकि आपको याद हो जाए। मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, उसके बाद मिडिल क्लास फैमिली ने वो चीज परचेज की। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई या बहन उस फॉर एग्जाम्पल पैंट को पहनेगा या पहनेगी, उसके बाद छोटा भाई, उसके बाद सबसे छोटा भाई या बहन, चलता जाएगा। फिर लास्ट में भी मिडिल क्लास फैमिलीज में मदर उस कपड़े को फेंकेगी नहीं, उसको इस्तेमाल करेंगी। किस लिए? एज ए कपड़ा इस्तेमाल करेगी, डस्टिंग के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, मतलब पूरी तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में फिर उसकी रिसाइकलिंग होगी, जैसे भी कपड़े की होगी। तो जैसे मैंने आपको बोला, टेक्निकल टर्म्स में मत जाइएगा। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में देखो, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, सबसे पहली चीज वो कम से कम रिसोर्स का यूज करता है चीज को बनाने के लिए, कोशिश करता है चीज को बनाने के। ये तो रिसाइकलिंग इकोनॉमी है, ये है सर्कुलर इकोनॉमी। सबसे पहले तो मिनिमल टेक लिया, चीज को बनाने के लिए कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ, चीज बन गई तो फिर उसका इस्तेमाल होगा, खराब हो गई फिर भी रीयूज होगी, रिपेयर होगी, तब तक यूज होती रहेगी जब तक की जा सकती है, बार 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 बार। उसके बाद रिसाइकल होगी, रिसाइकल के बाद फिर से रॉ मटेरियल का यूज किया जाएगा नई चीज को बनाने के लिए। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी। कम से कम रिसोर्स यूज करो, और जब यूज करो बार बार यूज करो, रिपेयर करो, फिर से यूज करो, जब यूज ना करने लायक रहे फिर आप उसको रिसाइकल करके एक नया प्रोडक्ट बना लो। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है। रिसाइकल इकोनॉमी में सिर्फ यूं होता है कि आपने कोई चीज बनाई, यूज की, रिसाइकल कर ली उसी समय। इसमें रीयूज पे फोकस नहीं होता है, बार बार यूज पर फोकस नहीं होता है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। देखो सर्कुलर इकोनॉमी में ना बहुत पैसा सेव किया जा सकता है, बहुत रिसोर्स सेव किया जा सकता है। क्लाइमेट के लिए भी जो सर्कुलर इकोनॉमी है बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा एमिशंस होता है, आपको भी पता है। तो इसीलिए अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी ना, उसमें सर्कुलर इकोनॉमी पे चर्चा की गई। अब देखो हमारे देश में ना सर्कुलर इकोनॉमी पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, चैलेंजेस की बात की जाती है। जैसे देखो, एक तो सरकार का जो विजन है ना सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर क्लियर नहीं है कि कैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कंसेप्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया हो या फिर सरकार ने अपना 5 साल का विजन रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का विजन अभी अनक्लियर है इस इश्यू पर। इंडस्ट्रीज की भी रिलेक्टेंस है, क्योंकि देखो सप्लाई चेन लिमिटेशंस हैं। अब इंडस्ट्रीज वाले बोलते हैं कि देखो हमें रिसाइकल होके मटेरियल नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? मतलब हम रिसाइकल मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करें जब हमारे पास आ ही नहीं रहा है। हमारे पास में रिसाइकलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, जो कि अगला पॉइंट भी है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, कि रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना है नहीं। इंडस्ट्रीज वाले कहते हैं कि हमको इतना इंसेंटिव भी नहीं है कि हम ये यूज करें सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को, मतलब जो रिसाइकलिंग वाला मटेरियल है वो यूज करें। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सस्ता है, इसलिए हमें इंसेंटिव नहीं है। नेक्स्ट, अवेयरनेस नहीं है, लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है कि हमें चीजों को बार बार रीयूज करना चाहिए। नहीं, यहां पे तो सोच बहुत से लोग ऐसी होती है कि जैसे पन्नी नहीं होती, पॉलिथीन, एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी है। बहुत से लोग देखते हैं कि कोई चीज परचेज करने के लिए भी कपड़े या दूसरी चीज का थैला लेके जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस की हमने बात की। कल्चरल चैलेंजेस, कल्चरल चैलेंजेस क्या? वही
जो मूवीज में दिखाते हैं, मैं एक बार कुछ कपड़े पहन लूं तो बाद में नहीं पहनता या पहनती, मतलब वो अपनी अमीरियत को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये कल्चरल चैलेंजेस हैं कि लोगों में बदलाव आना चाहिए, सोच में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो देखो, आप कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ, आप ना मैंडेटरी बना दो कि ये चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है तो इसमें इतना % आप रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करोगे। ऐसी सरकार कानून के तहत ना चीजें मैंडेटरी बना सकती है। उसके बाद में R&D इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरी R&D होनी चाहिए रिसाइकलिंग के ऊपर, कैसे चीजों को और बेहतर ढंग से रिसाइकल किया जा सकता है। नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना चाहिए चीजों को रिसाइकल करने के लिए, और उसका इस्तेमाल करना चाहिए नई चीज बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग, जैसा हमने डिस्कस किया, रिसाइकलिंग के लिए ना आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैनुअल ढंग से जो पहले काम होता था उसमें कमी आनी चाहिए। बस खत्म हो गया। छोटा ये आर्टिकल था सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।